जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? चलिए, आई होप आप सभी बच्चे बिल्कुल मस्त हैं और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम सब मार्च, जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे मार्च कंप्लीट कर देंगे, और सॉरी, फरवरी। फरवरी हम लोगों का आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे, इससे पहले मैं क्लास की शुरुआत करूं, आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा, फिर हम लोग नए प्रश्नों पे वापस लौट जाएंगे। ठीक है। चलो, फरवरी, हाँ जी, फरवरी। आप लोगों को मार्च का पीडीएफ डला हुआ है? एक बार चेक करके, नहीं हुआ तो देख लेना आप। हाँ, आई थिंक डला डला हुआ होगा। अगर नहीं होगा तो अभी तुरंत वो डल जाएगा। और मार्च में तो वही पहले थ्योरी होगा, फिर एमसीक्यूज होंगे, तो कोई नहीं, अभी टाइम भी रहेगा 2 दिन का, लेकिन पीडीएफ होना चाहिए ताकि आप पहले प्रिंट आउट ले लेना। हाँ जी, गर्दा उड़ा देंगे सर। चलिए, गर्दा उड़ा दीजिए, थोड़ा मौका है आपके पास अभी। आइए, गर्दा उड़ाइए जरा। चलिए, यहीं से उड़ाना शुरू कीजिए गर्दा। चलो, पहला सवाल आपके सामने। मॉरिशस अपना राष्ट्रीय, हाँ, मार्च है ना? ठीक है। तो मॉरिशस जो है अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। अभी चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी। तो बच्चे, किस तारीख को, वो कौन सी डेट है जब अपना राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाता है मॉरिशस? वो डेट क्या है एग्जैक्ट, आपको उस डेट बताना है। मॉरिशस अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? तो मार्च। राइट आंसर क्या है इसमें? मार्च बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न, इसमें आप फंसेंगे। हाँ, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? 9वीं एशिया वार्षिक वार्ता कहाँ पर आयोजित हुआ है? चलिए, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज मुंबई और पुणे। पुणे वुड बी राइट आंसर। पुणे जो है करेक्ट हो गया। उसके बाद देखोगे, अगला प्रश्न था कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो बच्चे, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता। नाम क्या भाई? श्रीमती रेखा गुप्ता, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए, अब आपसे एक आध प्रश्न जो है ले लिया जाए इधर से। इस प्रश्न का उत्तर एक बार करना। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से कमेंट करिएगा बच्चे। सेल, गेल, एनटीपीसी या इसरो? राइट आंसर क्या था इसमें? तो एनटीपीसी हम लोगों का इसमें राइट आंसर था, सही उत्तर था। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अगला सवाल होगा हम लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, जल्दी से आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न है, फिर हम लोग नए सवालों पे लौटेंगे। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कहाँ आयोजित हुआ है? अच्छा, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में या ओमान में? जल्दी से उत्तर कीजिएगा। जल्दी से ही आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, जल्दी से आपको बताना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ओमान के मस्कट में। कहाँ पर हुआ था? ओमान के मस्कट में। चलो, तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने इधर देख रखा है। ठीक है। चलिए, नए प्रश्नों पे आते हैं, और नए प्रश्न हम लोगों का इसमें रहेगा 141, आई थिंक। हाँ, 141 नंबर से देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे देखना। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है, पहला जो प्रश्न आज के क्लास का रहने वाला है, सबसे पहला जो सवाल आप लोगों के सामने है, पहला प्रश्न यहाँ पे आज के क्लास का प्रश्न क्या है बच्चे? ध्यान से देखोगे, प्रश्न संख्या 141। प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल जो है, इसको 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 वर्षों का सेवा विस्तार मिला है इनको। 2 वर्षों का सेवा विस्तार मिला है। और
2 वर्षों के सेवा विस्तार के साथ इनका जो कार्यकाल हो गया है वो हो गया 2027। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनको इंग्लिश में ऑब्वियसली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं इनका बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अदरवाइज आप एक रिपोर्ट के बारे में सब लोग जानते होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण, जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को यही तैयार करते हैं, इन्हीं के देखरेख में रिपोर्ट तैयार होता है, इकोनॉमिक सर्वे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो रिपोर्ट इन्हीं के देखरेख में जो है वो जारी होता है। तो इनको कितने समय के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुआ है, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि G20 इसकी बैठकें कहां हो रही है। देखिए 2023 G20 का 18वीं बैठक थी, कहां हुआ था? भारत में। कहां हुआ था? भारत में। 2024 19वीं बैठक होनी थी G20 की, तो इसकी अध्यक्षता किसको मिला था? ब्राजील को। किसको मिला था? ब्राजील को। 2025 20वीं बैठक हो रही है, तो 20वीं बैठक कहां पर होगा? ये अंडरस्टूड है कि 20वीं बैठक होगी दक्षिण अफ्रीका में। 20वीं बैठक कहां पे होगा? 20वीं बैठक यानी कि 2025 का सारा बैठक, चाहे वो विदेश मंत्रियों का हो या संस्कृति मंत्रियों का, कहां पर होगा? तो दक्षिण अफ्रीका के ही किसी शहर में। और अभी जस्ट इसमें आपको ध्यान रखना है 2026, यानी कि अगली बार जो अध्यक्षता मिला है 21वीं, ये अमेरिका को मिला है। अमेरिका नेक्स्ट ईयर इसका अध्यक्षता करेगा। तो सवाल बड़ा क्लियर है कि विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है और पूछा जा रहा है 2025 में, तो 2025 में सभी बैठकें होंगी दक्षिण अफ्रीका में। सभी बैठकें कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर हुआ भाई? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कहाँ पर ये बैठक हुआ है? जोहान्सबर्ग में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे है, और भारत की तरफ से कौन गए थे, तो नाम इनका अवश्य याद रखोगे, सबको ध्यान है। एस जयशंकर। इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? जो विदेश मंत्री हमारे देश के हैं, इसी तौर पे एस जयशंकर। इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? एस जयशंकर, उनका नाम आपको याद रखना होगा। 5 वर्ष में 1,500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? बच्चे 5 वर्ष में 1,500 बोले तो 1,500 1500 जो सिविल सेवा अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1,500 ट्रेनिंग। तो पूछा जा रहा है कि यह समझौता किसके साथ भारत ने किया है? तो यह समझौता श्रीलंका के साथ हुआ है, यानी कि श्रीलंका जो है अब अपने सिविल सेवकों को, सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा भाई? तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाएगा भारत में। और भारत सरकार 1,500 सिविल सर्विस जो सेवक होंगे, जैसे हमारे देश में आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग कहाँ मिलता है भाई? लवासना में। आप लोग अभी एडीओ क्वालिफाई करके जाइएगा, तो आप लोगों को शायद बीपार्ड भेजा जाएगा, है ना? शायद नहीं, डेफिनेटली आपको वहीं भेजा जाएगा। बीपार्ड आपको गया भेजा जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो है ट्रेनिंग के लिए बना हुआ है। तो इंडिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारा ये जो प्रशिक्षण केंद्र है, ये इतना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि भारत के बाहर के देश जो है वो भी अपने समझौता कर ले रहे हैं कि भाई आप भी हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग जो है वो प्रदान कर दो। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सवाल क्या है बच्चे यहाँ पे, कि तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहाँ पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन हुआ है? हिंट आपको बड़ा क्लियर है कि ये अभ्यास वहीं पर हुआ है जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस देश का तटीय सीमा सबसे लंबी है, जिसका तटीय सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी, सबसे लंबी तटीय सीमा।
तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है भाई? गुजरात का। और गुजरात में यह जो अभ्यास हुआ है ये द्वारका में हुआ है। गुजरात में कहाँ पर? द्वारका में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी एक नया रिपोर्ट आया है इन सर्वे में, तो उसमें बताया गया है कि भारत का जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई जो है 11,098 किलोमीटर जो है वो दर्ज किया गया है नई रिपोर्ट में। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गीधों की संख्या सबसे अधिक है? बच्चे गीध कहाँ पे सबसे ज्यादा है? गीध कहाँ पे है? तो गीध की संख्या सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है अभी हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ है वह हुआ है मध्य प्रदेश में। और जब यहाँ पे गिद्ध में कह रहा हूं तो गिद्ध से सभी लोग परिचित होंगे, वल्चर से। तो गिद्ध के बारे में आपको जानकारी रखना है कि गिद्ध जो है इसके लिए आपको एक जटायु कन्वेंशन सेंटर बना है। जटायु कन्वेंशन सेंटर। तो जटायु कन्वेंशन सेंटर जो बना है, जटायु कन्वेंशन सेंटर, यह सेंटर बना है यूपी में। कहाँ बना है? महाराजगंज यूपी में। महाराजगंज यूपी के अंदर। तो वहां पे बना है जटायु कन्वेंशन सेंटर। तो आपको ना इसमें थोड़ा सा ध्यान से आप चीजों को सुन लेना। गीधों के संरक्षण के लिए अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? बिल्कुल। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जटायु कन्वेंशन महाराजगंज, और गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि कौन सा देश क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बना है? देखो कार्यक्रम का नाम क्या है वो सुनना, क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अध्यक्षता किस देश को मिला है? वो जो इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत को मिला है। इसकी अध्यक्षता किसको मिला है? भारत को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला था कि गृह मंत्री ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मतलब की 47वीं बैठक की अध्यक्षता किया है। मुझे जो क्षेत्रीय परिषद होता है, देखिए क्षेत्रीय परिषद बहुत सारा होता है, नहीं बहुत सारा क्षेत्रीय परिषद होता है, रीजनल काउंसिल होता है। तो जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसकी अलग अलग बैठकें होती हैं रीजनल काउंसिल की। तो जहां पर भी बैठक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे प्रश्न परीक्षा में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीजनल काउंसिल है क्षेत्रीय परिषद, तो इसकी जितनी भी बैठकें होंगी सब गृह मंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता कौन करेंगे? गृह मंत्री। तो क्षेत्रीय परिषद में आपसे पूछा जा रहा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अदरवाइज आपने पढ़ा होगा कि भारत में 5 या 6, 5 है क्षेत्रीय परिषद। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुआ है? तो पुणे में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे हुआ है? पुणे में। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि बताओ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ईस्टर्न रीजनल काउंसिल। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक अगर पूछी जाए तो रांची में हुआ है। और अगर पूछा जाए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुआ है? सेंट्रल रीजनल काउंसिल। तो सेंट्रल रीजनल काउंसिल की बैठक हुई है वाराणसी में। और बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाला ये प्रश्न है। पूर्वी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है इसमें आपका बिहार भी शामिल है। ऐसे इसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसमें झारखंड है और ओडिशा है। 4 राज्य हैं। ठीक है, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इनका बैठक कहाँ पे हुआ है? रांची में हुआ है। इसका बैठक कहाँ पे हुआ था? रांची में। तो बड़ा क्लियर है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तो भारत के पश्चिम के राज्यों में किसी शहर का नाम को आप ध्यान रखोगे। और अगर आपको पूर्वी पूछा जाएगा तो पूर्वी पूर्वी शहरों के बारे में आप देखोगे तो पूरब में भाई रांची शहर में। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए चीजें क्लियर है।
चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न होगा कि 28वें वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष भारत की पक्षी गणना में अग्रणी रहा है? दोस्तों ये जो ग्रेट बैकयार्ड काउंट है बेसिकली ये पक्षियों का गणना है एक प्रकार से, कि कहाँ पे कितना ज्यादा पक्षी है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ बर्ड्स है, सबसे ज्यादा जो पक्षी है वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? बच्चों सबसे ज्यादा पक्षी है सुंदरवन डेल्टा जहां पड़ता है पश्चिम बंगाल में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा असम में, चौथा कर्नाटका में। तो राइट आंसर यहाँ पे एक याद रखोगे वो है क्या है? पश्चिम बंगाल। यानी कि पक्षी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा कि किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और आय सृजन में सहायता के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये स्कॉच अवार्ड जो है ये स्कॉच फाउंडेशन देता है। मतलब आप कभी ये सरकार वगैरह नहीं सोचने लगना कि कौन देता है। तो स्कॉच फाउंडेशन एक एनजीओ है, वो ये अवार्ड यहाँ पे प्रदान करता है, स्कॉच। तो स्कॉच फाउंडेशन जो है उसने ये अवार्ड दिया है, ये पुरस्कार दिया है। किसे दिया है? तो ये पुरस्कार मिला है नागालैंड को। इसको मिला है भाई नागालैंड को। क्यों मिला है? प्रश्न ही लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए और इनकम जनरेशन के लिए, आय सृजन के लिए। तो स्कॉच फाउंडेशन अवार्ड किसको मिल गया है? ये नागालैंड को प्राप्त हो गया है। एनटीपीसी में देखो पूछा गया ये प्रश्न है। चलो वेरी गुड। इस सब जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो अलग अलग परीक्षा में ऑलरेडी आया हुआ है। कौन सा क्षेत्र में मिलता है? अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है बच्चे, यहाँ तो इसीलिए क्षेत्र लिखा हुआ है ना। सर फरवरी वाला पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोडेड है, मार्च तक का अपलोड किया हुआ है। और देखते हैं मार्च स्टार्ट होने से पहले 2-3 महीने का और डलवा देंगे। इंग्लिश के लिए बाबू बैच जो है ना, वही बैच में, जिस बैच में आप पढ़ रहे हो हिंदी है तो हिंदी डलेगा, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। अदरवाइज पीडीएफ तो जिस लैंग्वेज का रहेगा उसी में डलता है। हाँ, इसलिए मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओपेक प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल होगा, उसका नाम क्या है? बच्चे एक है ओपेक, एक है ओपेक प्लस, दोनों में असमानता है, इसको एक बार ध्यान से देखना। एक क्या है? ओपेक। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या बोलते हैं इसको? ओपेक। ओपेक ईयर वाज 1960 जब इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें टोटल 13 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 13। ठीक है, ये 75% जो है वो कच्चा तेल का इनके पास भंडार है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल का निर्यात। यानी कि दुनिया में ऐसे 13 देश जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, उन देशों के समूह को बोलते हैं ओपेक। लेकिन एक ऐसा समूह भी है जिसको कहते हैं ओपेक प्लस कहते हैं, जिसका नाम है ओपेक प्लस, प्लस का साइन होता है प्रॉपर। तो ओपेक प्लस जो है ये थोड़ा यूनिक है, ये बना है 2016 में। इसमें 10 देश शामिल हैं, 10 देश इसमें शामिल है। और 10 देश जो शामिल है उसमें से अब एक नया देश जुड़ जाएगा, मतलब एक नया जुड़ने वाला है, इस पे बात हुई है। तो पूछ रहा है वो नया देश कौन हो सकता है इस प्लस में? और तो ओपेक प्लस में एक नया देश जो है वो ब्राजील होगा। एक नया देश कौन सा होगा? ब्राजील होगा। एक नया देश कौन होगा भाई? तो ब्राजील होगा। ओके, तो ओपेक आपको क्लियर रखना है। ओपेक में 13 देश है, ओपेक प्लस में 10 देश है। ओपेक प्लस में कितने हैं? 10 देश में है। ओके, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फोर्ब्स 2025 दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शीर्ष पे कौन है? दुनिया में सबसे अमीर महिला कौन है? बच्चों दुनिया की सबसे अमीर महिला का नाम है एलिस लुइस वॉल्टन। और एलिस लुइस वॉल्टन जो है, ये आपने लुइस वॉल्टन का नाम सुना होगा। ये जो वॉलमार्ट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ा रिटेल ब्रांड, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इंडिया में भी है ना, फ्लिपकार्ट का ओनरशिप इसी के पास है ना। फ्लिपकार्ट बस नाम का है फ्लिपकार्ट,
अदरवाइज सारा जो है वो इसे फ्लिप वॉलमार्ट का ही है। तो दुनिया की सबसे रिच विमेन जो है, महिला, जो उसका नाम है लुइस वॉल्टन। और यहाँ पे ध्यान रखोगे, सावित्री देवी जिंदल जो है ये 7वें नंबर पे आती है, 7th नंबर पे ग्लोबल लेवल पे, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में पहला, फर्स्ट, विश्व स्तर पे 7वां सावित्री देवी जिंदल। और बाकी सभी लोग अमीर ही महिला हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा, फल्गुनी नायर, नायिका वाली, तो सब ये यहाँ पे आपको देखना है। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, 150 का ब्राजील होगा, ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। और बिल्कुल, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप इन्हें देख रहे हो, लुइस वॉल्टन यही है, लुइस वॉल्टन, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया का रिच, हाँ, इंडिया की रिच वुमेन का नाम है सावित्री जिंदल। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आयुष मंत्रालय ने परंपरागत भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है तीनों लोगों को, वैद्य चंद शर्मा, वैद्य माया राम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनवंतरी। धनवंतरी, धनवंतरी जो है, पहला इनको शल्य चिकित्सक माना जाता है, पहले शल्य चिकित्सक जो है, सर्जन जो है वो यही थे। तो धन्वंतरी जो है ये आयुर्वेदा पे इन्होंने काफी काम किया है, और इसीलिए इनका जो जयंती है उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस जो है वो उस रूप में मनाया जाता है। अभी तो इसकी घोषणा भी हुई ना 23 अक्टूबर को। आयुर्वेद दिवस पहले फिक्स नहीं था, तिथि के अनुसार बनता था, तो अभी इसको फिक्स कर दिया गया है 23 अक्टूबर को। तो अब जो है वो क्या होगा इसमें, तो अब इसमें नियम बना दिया गया है कि, अब इसमें नियम क्या है यहाँ पे, तो अब इसमें है कि 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक दो बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये लोग बदमाशी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। 23 अगस्त, 23 अक्टूबर, अभी कौन सा मंथ बीता था? नहीं 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 नहीं, अगस्त होगा, नहीं अगस्त नहीं है, सितंबर अक्टूबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर वुड बी राइट, सितंबर के बाद अक्टूबर आया था ना। हाँ, 23 सितंबर, माफी चाहूंगा, इसको करेक्ट करना, 23 सितंबर। और अभी जैसे अगर पूछा भी जाए कि आयुर्वेद दिवस कहाँ पे आयोजित हुआ था, गोवा में। आयुर्वेद दिवस का जो आयोजन हुआ, मुख्य आयोजन, वो गोवा में हुआ था, बिल्कुल। अक्टूबर नहीं होगा बच्चे, सितंबर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि विषय के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक चलेगा। तो जो महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के लिए जो है आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह हर साल आयोजित करती है, यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन है, का आयोजन आरबीआई करती है। आरबीआई क्यों करती है, ताकि महिलाओं को फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में जागरूक बनाया जा सके। अभी एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार अगर आपको ध्यान हो कि इंडिया में जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट में 39% जो अकाउंट है ये महिलाओं के नाम से है, यानी कि 39% बैंक अकाउंट महिलाओं ने चलाना है, महिलाएं इसको चलाती हैं। और जो जमा है, ये तो हो गया बैंक अकाउंट, और जो जमा है, टोटल बैंकों में जो जमा है उसमें भी 39% महिलाओं का योगदान है। मतलब अगर 100 रुपया जमा है तो 39 रुपया महिलाओं का, 100 अकाउंट खुला है तो 39 महिलाओं का। तो महिलाओं को वित्तीय जागरूकता के लिए जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पे चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025, प्रकृति का फुल फॉर्म आगे लिखा हुआ है, प्रकृति का फुल फॉर्म यहाँ पूरा लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि ये प्रकृति सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो मुझे प्रकृति सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन के बारे में आप लिखोगे कि यह जो सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, यह जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन को, इसका उद्घाटन किया है मनोहर लाल खट्टर ने। देखो यहाँ पूरा विषय लिखा है, मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अब भाई मनोहर लाल खट्टर कौन है, तो केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं।
तो उन्होंने जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया है, उद्घाटन किया है। और स्थान लिखा हुआ, हाँ नई दिल्ली, स्थान ही तो मैं पूछ रहा था। तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। फिर से सवाल है, किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें इस अभियान का शुरुआत किया है? बच्चों, महिलाओं को विज्ञान में अधिक आना चाहिए। विज्ञान बोले तो विज्ञान थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट यहाँ पे हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेम। बच्चे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में बहुत कम महिलाएं हैं जो साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अपनी करियर बना रही हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसको किसने शुरू किया, एक नया अभियान शुरू किया ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए? तो भाई इसमें एक ही संस्था है जिसका संबंध शिक्षा से है, और वह संस्था कौन सा है? यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात कौन करेगा? निश्चित तौर पे एजुकेशन की बात कौन करेगा भाई? तो वह संस्था जो एजुकेशन से संबंधित होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है कि मोरक्को में आयोजित सड़क सुरक्षा पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किस देश को सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो किस पे ये मिला है सम्मान? सड़क सुरक्षा पे, रोड सेफ्टी पे पहली बार उस देश को यह सम्मान दिया गया है। तो बच्चे, उस देश का नाम है इंडिया। उस देश का नाम क्या है? भारत। भारत को सड़क सुरक्षा में यह पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। और समझ लो कि भारत में हमने आपको कभी चर्चा किया होगा, निश्चित तौर पे डेटा आपको पता होना चाहिए कि अरे भाई ये गलत लिख दिया है। कौन लिखा है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक सिस्टम नहीं है बाबू, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कॉमा देकर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। तो रोड सेफ्टी, इंडिया में प्रति वर्ष लगभग 4 लाख सड़क दुर्घटना में लोग इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं। और लगभग 1 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, लगभग 2 लाख के आसपास लोगों का डेथ हो जाता है, उनका निधन हो जाता है। ये बड़ा दुखद है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। आगे है, भारत ने किस देश के साथ सीमा बलों के बीच प्रभावी संचार के लिए एक नई हॉटलाइन या फिर एक नया संचार लिंक शुरू करने की सहमत हुआ है उसके लिए? बच्चे देखो, भारत का जो सबसे लंबी जो सीमा साझा होता है लगभग 4096 किलोमीटर, किसके साथ साझा होता है भाई? तो बांग्लादेश और इधर इंडिया, बहुत लंबी सीमा है। तो भारत जो है एक नया हॉटलाइन, एक नया संचार केंद्र बना रहा है। तो ये कहाँ पे बनेगा भाई? बांग्लादेश। ओके। और आपको ज्ञात होगा, इस संदर्भ में हमने चर्चा किया है कि ये जो सीमा है इस पे बीएसएफ का निगरानी रहता है, बीएसएफ उनकी निगरानी यहाँ पे रहता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बच्चे, सेबी जो हमारा है उसका नया अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के नए अध्यक्ष का नाम है तुहिन कांत पांडे। और पूर्व अध्यक्ष का नाम क्या है? कई एग्जाम में पूर्व अध्यक्ष का नाम भी पूछा है। तो पूर्व है माधवी पुरी बुच। सेबी आप परिचित होंगे, 1988 में स्थापना हुआ है सेबी का। और सेबी एक्ट अगर पूछा जाए, सेबी कानून पार्लियामेंट ने कब पारित किया है? तो 1992, 1992। सेबी का काम क्या होता है? तो सेबी का काम है पूंजी बाजार का संचालन, टू ऑपरेट द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का संचालन, पूंजी बाजार का संचालन। ठीक है, ये सेबी का यहाँ पे काम है। फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर, रट्टा मारने का ट्रिक बताइए। जरूर बताएंगे, है ना? परसों मिलना, आज नहीं बताएंगे, मन नहीं कर रहा है भाई। ये सब पढ़ने का बात है भाई, इसमें क्या है? अब सेबी का अध्यक्ष बन गए तुहिन कांत पांडे, इसमें कौन सा हमको लगाना है तुक्का? बन गया तो बन गया, बाकी नाम देखना भी मत, बाकी नाम पे ध्यान ही मत दो, उसको बंद कर दो। कुछ भी नहीं पूछना है, बिल्कुल। तो भारत में पूंजी बाजार का, या फिर आजकल देखते हैं नया सवाल पूछता है कि बताओ इंडिया में म्यूचुअल फंड मार्केट को कौन ऑपरेट करता है? म्यूचुअल फंड को
भाई सेबी करता है। इंडिया में स्टॉक मार्केट को कौन ऑपरेट करता है, कुछ भी लिखेगा स्टॉक एक्सचेंज सब सेबी करता है। केवल शब्द आगे पीछे, सबका कैपिटल मार्केट से ही संबंध है। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। एग्जाम कब है आप लोगों का? एग्जाम आई थिंक इन लोगों का पेपर जनवरी के आसपास होगा, है ना? अभी तो नहीं है आप लोगों का एडीओ का। चलिए, अच्छे से पढ़ना है, समझ करके पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो बिल्कुल याद नहीं होगा, है ना? मेरा रिप्लाई दीजिए। वर्षा बाबू तुम कमेंट करोगे तब ना सर। इतना सारा सब्जेक्ट कवर कैसे होगा? इतना सारा कवर सब्जेक्ट वैसे होगा जैसे तुमको अधिकारी बनना है। 4 लाख 5 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसमें तुम्ही को अधिकारी क्यों बनाया जाए? ऐसा क्या खास बात है तुम में? तुम्हारे 3 हाथ हैं क्या? 4 पाँव है क्या? ज्यादा काम कर दोगे डिपार्टमेंट के लिए ना? इट्स इट्स वेरी सिंपल। इतना सारा सब्जेक्ट है, कैसे याद होगा? वैसे याद होगा जैसे सिलेक्शन लेना है। सिंपल सा है, इसमें क्या लॉजिक होगा? बात समझ में आ रही है ना? ये किट्टू कुमारी जो है ना, आज पहली बार लगता है जीवन में क्लास की है। सर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, तुम्हारा एग्जाम में सारा क्वेश्चन जब यहीं से लड़ेगा तो क्या पढ़ाएं बताओ मुझे? स्क्रीनशॉट लगाएंगे ना, एक तरफ इधर तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, इधर क्लास का नोट्स रहेगा। एक दो एग्जाम में थोड़ी लड़ा है, 100 100 150 150 एग्जाम में सब में लड़ता है। अभी यूपी पीसीएस वाला दिखाए थे आप लोगों को स्क्रीनशॉट। बात समझ में आ रही है? और ऑब्वियसली हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरीज भी पढ़ते हैं। कल जैसे मार्च स्टार्ट होगा, थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज देखेंगे। बच्चे अभी आपको इतना ध्यान रखना है, आप एग्जैक्टली वही पढ़ रहे हो जो आपके परीक्षा में आएगा। कई बच्चों को ये विश्वास करने में जो है, हो सकता है देर हो जाए, और एग्जाम देकर के आओगे तब विश्वास होगा, अरे भाई वो तो सारी चीजें हमने पढ़ी थी बट हमने ध्यान नहीं दिया था उस समय। मार्च वाला पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है? काहे नहीं ओपन होगा? बिल्कुल ओपन होगा, बिल्कुल होगा। सारे विषय स्टार्ट हो जाएंगे, जो विषय नहीं अभी दिख रहा है वो दिखेगा आपको, चिंतित मत हो। सर यूट्यूब वाला क्लास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यूट्यूब पे तो डेली पढ़ाता हूँ ना बच्चे, डेली पढ़ाता हूँ। आज का जो करंट अफेयर्स बना वो कल पढ़ लोगे, तो उसमें अपडेटेड रहोगे। ये वाली क्लास आपको बैकअप के तौर पे लेते रहना है, ये वाली क्लास आपको बैकअप के तौर पे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उस पे आते हैं। सुबह में 7 बजे क्लास कितने बजे होता है? सुबह में 7 बजे होता है। तो गवर्नमेंट पीडीएफ से पढ़ाते हैं। हाँ अरे भाई ये सब नहीं बोला। थोड़ा देखो, मेरा क्या है ना कि इतने जो सब भी पढ़ते हैं सारा क्वेश्चन हम खुद ही बनाते हैं। आंसर की आपको मैंने बताया था ना कि हमारे पास आंसर की नहीं होता है। हम पूरा ये न्यूज आपके सुविधा के लिए हमने इस तरह से बनाया है। मेरे पास पूरा आर्टिकल है, बोलोगे तो हम दे देंगे। पूरा आर्टिकल है, 50 50 लाइन का, 40 40 लाइन का। उतना आपके लिए आवश्यक ही नहीं है। ये जितना क्वेश्चन देख रहे हो हम कहीं से कॉपी पेस्ट थोड़ी किए हैं, ये हम खुद से आर्टिकल से बना रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको बेफिक्र होकर के अच्छे से पढ़ते रहना है। इसमें हमारे पास पूरा डिटेल्स है। अब आप हमसे बोलोगे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? बच्चे भारत कॉलिंग है, क्यों कॉलिंग है? निवेश के लिए। निवेश कहाँ पर होगा? जो भारत का आर्थिक राजधानी है, कौन सा है भाई? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। तो भारत कॉलिंग का उद्घाटन किसने किया है? देखो क्वेश्चन बनाने में हमने ध्यान दिया, सब कुछ लिख देंगे, मंत्री का भी नाम लिख देंगे, मंत्रालय भी लिख देंगे, विषय भी लिख देंगे, तो सब कुछ इसमें। चलो, तो राइट आंसर क्या है इसमें से? मुंबई हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया है? तो बच्चों ये 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसमें आयोजन लिखिएगा, इसमें आयोजन लिखिएगा, इसमें आयोजन लिखिएगा नई दिल्ली में। ऑब्वियसली स्थान कौन सा है? नई दिल्ली। स्थान कौन सा है? तो नई दिल्ली 10वां आयोजन है। पीडीएफ तो ओपन हो जाएगा बाबू, यहाँ पे तो मुझे करके दिखा रहे हैं हमारे टेक्निकल वाले जो है, मार्च वगैरह का। अभी आप जितना पढ़ रहे हो ना, अच्छा जो लोग आप लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को पहले से पता चल रहा होगा कि भाई ये दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
और ये मैं क्वेश्चन एग्जाम के बाद नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रैक करना चाहते होगे तो मेरा फरवरी का क्लास देख लेना, कहीं पे भी इतना सारा क्लास है सारा बैचेज में, कहीं से भी उठा के देख लेना। बिल्कुल। नोट्स का पीडीएफ का आंसर बाबू कहीं नहीं होगा, मैं आपको खुद बताया हूँ। ये जितने करंट अफेयर्स आप देखते हो ये सब मेरे पास आर्टिकल के फॉर्म में रहता है, पूरा न्यूज़ रहता है, तो मैं उसका आंसर तैयार ही नहीं करता हूँ, मेरे पास पूरा कहानी है। इसका जो पूरा ये देख रहे हो मेरे पास जो आईपैड है, इसमें पूरा स्टोरी ही भरा हुआ है कि भाई कौन सा न्यूज़ है, क्या खबर है, 400 शब्द का आर्टिकल। उससे मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस बता के उसके एक्सप्लेनेशन को दे देता हूँ, नहीं तो और बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। करंट अफेयर्स जो है उसको लेंदी बना देंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स एकदम सीधा रहने दो। आपको बस इतना मुझे बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, यही है ना, कि और कुछ पर्पस नहीं है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य तो नहीं है। यूट्यूब चैनल खोलने वाले हो कि सर पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं देन जस्ट फॉलो दिस सेशन, इसको अच्छे से फॉलो करो, आपको कहीं समस्या नहीं होने वाला है। और आप अगर पहली बार मेरे क्लास में हो गए, अपने दोस्तों से पूछना, अपने कोई सीनियर से, भाई बहन से पूछ लेना कि एसकेसी सर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ाते हैं। एक बार उनसे पूछोगे वो आपको सही फीडबैक दे देंगे, है ना, जो बच्चे एग्जाम्स दिए हुए हैं, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा आपको। चलो आगे बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों के सामने कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी शॉर्ट में कहते हैं, यानी जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 16वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है। तो बच्चे 16वां सत्र जो है, ये कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है, ये कहाँ पर हुआ है भाई, ये हुआ है रोम में हुआ है, इटली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, रोम में हुआ है, इटली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है ऑलरेडी, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। चलो तो अभी हम लोगों का, अच्छा इसमें और क्वेश्चन तो नहीं होगा, हाँ नहीं है। तो अभी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फरवरी का, हम लोगों का आई थिंक 2 मंथ का कंप्लीट हो गया क्या, जनवरी हो गया और फरवरी हो गया, 2 मंथ कंप्लीट है। और कुछ कंप्लीट हुआ है क्या, थ्योरी भी कंप्लीट हो गया है, प्लस हम लोगों का इसमें एमसीक्यूज भी हो गया, एमसीक्यूज भी। तो अब जनवरी फरवरी के बाद हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो होगा मार्च, और मार्च का पहला जो हम लोगों का रहने वाला है इसमें वो होगा थ्योरी। कल नोट्स देखेंगे, इसमें कुछ जो डिटेल्स न्यूज़ है उसको देखेंगे, फिर हम लोग नए सवालों पे लौटेंगे। तो बच्चे कल इसको यहाँ पे देखेंगे। यूट्यूब की क्लास की टाइमिंग भाई साहब हम बता दिए हैं आप लोगों को, सुबह में 7 बजे 7 AM में आप सब अगर चाहते हो करेंट अफेयर्स का एकदम बेस तैयार कर लेना, कहीं कोई भी एग्जाम दोगे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स होता है। चैनल बहुत सारा है, केजीएस बिहार एग्जाम्स या केजीएस बीपीएससी, या उतना भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखो, एसकेसी सर करंट अफेयर्स, ये जो नाम लिखा रहता है ना, लिखना करंट अफेयर्स एसकेसी सर, बस एसकेसी सर लिखोगे अपने आप आ जाएगा करंट अफेयर्स। आप सुबह में जा करके या अभी क्लास के बाद जो है आप वहाँ पे डाल देना करंट अफेयर्स, इसके सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। और आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप लोग नवंबर से भी फॉलो कर सकते हो, जो लोग पहली बार अभी पढ़ रहे होंगे, चाहे तो आप नवंबर से फॉलो कर लीजिए। नवंबर 2025 2 क्लास इसमें बस हुआ है, एक क्लास कल हुआ था, एक आज हुआ है, बस 2 ही क्लास हुआ है, तो आराम से कल और आज का क्लास को देख करके आगे बढ़ते रहिए। सर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, पूरा बिहार करंट अफेयर्स लास्ट 2 साल का कंप्लीट मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो है वो क्या है, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। खूब ख्याल रखो अपना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और गहरी नींद लेते रहो। सपने वो देखो जिसमें काम करना पड़ता हो, ये नहीं कि बंद आंखों से देखें, वो सपने सपने ही रह जाते हैं, ठीक है। चलिए जम के मेहनत करिए, हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, आगे की सारी बातें वहीं पे होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद साथियों।